नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, यानी कि आज से तीसरे दिन सुबह मतदान हो रहा होगा। मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सल हैं या फिर जिन पर निगाह रहेगी वो चंबल की सीटें भी हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर जैसी सीटें शामिल है। चंबल अंचल जिसे कहा जाता है उसकी है। तो ग्वालियर चंबल अंचल की चुनावी दंगल में पिछले एक हफ्ते में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। पूरे चुनावी समीकरण बदल गए। हुआ यूं है कि कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे थे, जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पाला बदल लिया और जाके शाम में बीएसपी से टिकट ले लिया। अब इस तरीके से पाला बदलने से फर्क पड़ गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, बहुजन समाज पार्टी से मैदान में ताल ठोक दी। चंबल की मुरैना लोकसभा सीट पर रमेश गर्ग को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। किसको? रमेश गर्ग को जब टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने तो पार्टी छोड़कर बसपा में चले गए और बसपा की टिकट पर उम्मीदवार है। वहीं भिंड लोकसभा सीट पर टिकट न मिलने के कारण कांग्रेस का साथ छोड़कर देवाशीष जरारिया बसपा से टिकट लाकर ताल ठोक रहे हैं। तो ये भी यहां पर एक खेल हो गया। इसके साथ ही ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस से जुड़े प्रॉपर्टी कारोबारी कल्याण सिंह गुर्जर अचानक बसपा से दावेदारी ठोक दी। उन्होंने वो मैदान में कूद गए। अब चंबल की इन तीनों सीटों पर जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। अब ऐसे में मुरैना से शिवमंगल सिंह हैं बीजेपी के उम्मीदवार, एक त्रिकोणीय मुकाबला है। ग्वालियर से भारत सिंह है, यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। तो ये जो पूरा त्रिकोणीय मुकाबला बना है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो आज हम सिर्फ इन्हीं सीटों पर बातचीत करेंगे। वैसे सतना लोकसभा सीट पर भी भाजपा के पूर्व विधायक नारायण सिंह त्रिपाठी बसपा की टिकट पर मैदान में है और यहीं सीधी सीट पर भी पूर्व भाजपा सांसद अजय प्रताप सिंह पार्टी छोड़कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो ठाकुर और आदिवासी वर्ग की वोटों में सेंध लगाकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के समीकरण को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि बागी। तो आज पूरा खेल जो है बागियों के ऊपर है। तो बागी किस किस का खेल बिगाड़ेंगे, किसका बनाएंगे। कहीं पर ये किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं, कहीं किसी पर ये नुकसान कर रहे हैं। इन्हीं तो भिंड और ग्वालियर और मुरैना की जो सीटें हैं इसी पे आज अपना फोकस रहेगा कि यहाँ क्या होने वाला है। ग्वालियर जिस तरीके से कहा जाता है, ग्वालियर आपने सुना होगा झांसी की रानी है ना, ग्वालियर जो है। तो ग्वालियर अपने आप में एक बहुत ही फेमस जगह है और चंबल के लिए ये जाना जाता है। तो भिंड, दतिया और जो लोकसभा सीट है इसमें कांग्रेस के देवाशीष जरारिया को जो है टिकट नहीं मिला तो बसपा के चुनाव मैदान में है, वो ताल ठोक रहे हैं। और अनुसूचित जाति के मतदाताओं के वोट को यदि 3 भागों में बांट दें तो स्वर्ण वोटर यानी कि स्वर्ण जाति यहाँ पे किंग मेकर की भूमिका में होगी। ये भिंड के ऊपर है। मुरैना की जो सीट है यहां से नरेंद्र सिंह तोमर जो है, जो भाजपा के समर्थक हैं, पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर को उतार दिया है। यहां से मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर है और जो कि इस तरीके से इनको उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखेंगे हमारे साथ में, बाकी आलोक वत्स है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। सबसे पहले हम कांग्रेस से ही बात करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने या कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से बागियों की एक लंबी लिस्ट बनी, जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया वो जाकर बसपा से टिकट ले आए और चुनावी मैदान में है। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा इस तीसरे चरण में। देखिए, ऐसा नहीं है। जो लोग टिकट मांग रहे थे उनका मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद ये तय किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति योग्य है लोकसभा क्षेत्र से लड़ सकता है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो टिकट मांगते हैं लेकिन उनका असर उस क्षेत्र में नहीं रहता है। वो फिर वो छोटे दलों से या दूसरे दलों से या निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, अपना को प्रभावशाली बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये देखा गया है कि
पिछले कई चुनाव को आप देखें कि ऐसे लोगों का आंकड़ा 3 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाता। तो इनसे कोई ज्यादा असर नहीं होना। दूसरी बात, जो बेल्ट मुरैना वहाँ चंबल की जो सीटें हैं, तो सबसे ज्यादा असर जो है वहाँ इसी बात का है कि कांग्रेस के साथ जो धोखा शुरू से होता है अभी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद आपने देखा सारी परिस्थितियां बनी, तो दिल्लिया से जो एक चीड़ है उस क्षेत्र के लोगों को, उसका खामियाजा ये तीनों जगह बीजेपी के उम्मीदवार को भुगतना पड़ेगा। और वही स्थिति कमोबेश गुना में भी बनती दिख रही है कि वो भी सीट इतनी आसान नहीं रही है। इंडिया वहीं फंसे हुए हैं, वहां से निकल भी नहीं पाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। इससे पता चलता है कि वहाँ स्थिति भाजपा की कितनी खराब। चलिए ठीक है। आलोक, किस तरीके से देख रहे हैं? शिवमंगल सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहाँ से मुरैना से, और ग्वालियर से जो है भारत सिंह है। कितना यहाँ इन दोनों सीटों पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला है, और बसपा के जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो खेल बिगाड़ेंगे आप लोगों का। कहीं पर आपको फायदा है, कहीं भी आपको नुकसान भी है। देखिए, हमको कहीं कोई नुकसान नहीं है, त्रिकोणीय हो चतुर्कोणीय हो। हमको जनता ने मन बना लिया है कि देश के साथ में सुरक्षित है, किसको वोट करना है। ये जितनी भी इधर उधर की बात कर ले, जनता उस सबसे कन्विंस होने वाली नहीं है। हमारे द्वारा किए गए जन कल्याणकारियों से जनता अभिभूत है, डायरेक्ट लाभ मिल रहा है उसको, और समाज के अंतिम पायदान के लोगों को भी उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। तो और हमें अपने किए गए कामों पर पूरा विश्वास है कि जनता इसको हाथों हाथ लिए हुए है दूसरे के मुकाबले। तो चाहे त्रिकोणीय हो या कोई भी मुकाबला हो, हम सारे जातिगत समीकरण, हम सारे धर्म के समीकरण तोड़कर विजयी होंगे, ये हमारा गहरा विश्वास है। चलिए ठीक है। राकेश, जिस तरीके से रमेश गर्ग को आपने टिकट नहीं दिया मुरैना से और वो नाराज होकर चले गए, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। बसपा से अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी तो लड़ाई जो है सीधे बीजेपी से। और अगर आपका एक व्यक्ति नाराज हो जाए आपसे और घर छोड़ के चला जाए और दूसरे के घर में जाकर बैठ जाए, जो चुनाव होता है वो जीतने के लिए लड़ा जाता है। रणनीति जो होती है वो जीतने के लिए होती है। हाँ, वही बिल्कुल सही बात है, जीतने के लिए लड़ा जाता है। दो ही विकल्प होते हैं। और जब कोई उम्मीदवार आप जिनकी बात कर रहे हैं कि वो छोड़ के चले गए, दूसरे के घर में बैठ गए, तो वो रेस को जीतने योग्य नहीं थे, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। अब इससे वो चिढ़ते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि जनता किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ी होती है, किसी नेता की गुलाम नहीं होती है, किसी भी पार्टी। मतलब जनता जो है नेता नहीं ना, आपकी बात मैं यही समझना चाहता हूं कि जनता जो है नेता के गुलाम नहीं होती है, नेता को पसंद नहीं करती है, नेता के पीछे नहीं होती है, नेता नहीं चुनती, जनता जो है पार्टी चुनती है। यानी कि अब जो है चुनाव जो है दूसरी तरीके का हो गया। अब हम जनप्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, अब हम जो है पार्टी चुनते हैं। तो यहां पर लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी की आपस में है कि कौन किसकी पार्टी को चुन रहा है। इसीलिए आप लोग कहीं से किसी को भी लड़ा देते हैं, किसी को भी टिकट दे देते हैं। इसका मतलब यही बात हुई ना, नेता से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब है। तो जनप्रतिनिधि का जो सिंबल है, जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो खत्म कर दे, पार्टी चुनाव कर दे, फिर तो उसका मतलब नहीं। जनप्रतिनिधि बनाता कौन है? पार्टी बनाती है ना। अच्छा ठीक है, चलिए जनप्रतिनिधि भी पार्टी बनाती है। नहीं, हमें लगता था जनप्रतिनिधि जो जनता बनाती है। ना ठीक है, पार्टी हो जाएगा कोई, ऐसा होता है? नहीं राकेश साहब, आपकी बात सही है। जनप्रतिनिधि जो है पार्टी बनाती है, हमें लगता था कि जनप्रतिनिधि जनता बनाती है। जनप्रतिनिधि जो है जनता का होता है, पार्टी का नहीं होता। आपने भी साबित कर दिया कि जनप्रतिनिधि पार्टी बनाती है। आलोक, क्या ये सही है कि पार्टी जो है जनप्रतिनिधि बनाती है, जनता नहीं बनाती? आप थोड़ा क्लियर कर दें, आप भी अपने स्टैंड क्लियर कर दें। नहीं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात का मतलब
आपने आज जो कहा नहीं, ये सही आ गया। समझाएंगे जनता को तो गलत थोड़ी समझने देंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है, पूरे देश ने सुना आपने क्या कहा कि पार्टी जो है जनप्रतिनिधि बनाती है। हमें लगता था कि डेमोक्रेसी के अंदर जनता जनप्रतिनिधि बनाती है, लेकिन पार्टी जनप्रतिनिधि बना रही है। यहाँ पे चुनाव जो है जनप्रतिनिधि का नहीं हो रहा, पार्टी का हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है, राकेश यादव का। आप सहमत हैं इससे आलोक? आप सहमत है कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से? वो व्यक्ति में पार्टी बताइए। आप किसी का समर्थन करने लग जाएंगे तो वो महान नेता हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई बात नहीं, आपकी बात आगे पूरे देश ने सुन ली आपकी बात को। आलोक, क्या आप सहमत हैं राकेश यादव की बात से? ये चुनाव जो है जनप्रतिनिधि के लिए नहीं है, पार्टी के लिए है। पार्टी और जनप्रतिनिधि जो है पार्टी बनाती है, जनता नहीं बनाती है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है। और पार्टी की विचारधारा पर वोट करते हैं, चलिए, व्यक्ति के नाम पे नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है, पूरा देश सुन रहा है आपको। मैं वही कह रहा हूँ, पूरा देश सुन रहा है, पूरे देश को सुनना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का क्या कहना है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वोट पार्टी के लिए पड़ते हैं, जनप्रतिनिधि के लिए नहीं पड़ते हैं, नेता के लिए नहीं पड़ते हैं। और जनप्रतिनिधि पार्टी बनाती है, जनता नहीं बनाती है। तो जनता तय कर ले किसको चुनने जा रही है। यदि जनप्रतिनिधि पार्टी बनाती है तो चुनाव सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, कोई वोट डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बताइए लोग, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि पार्टी बनाती है, पार्टी को वोट पड़ते हैं, बताइए क्या आप भी इस आइडियोलॉजी से सहमत हैं कांग्रेस पार्टी की? बीजेपी का चुनना, कांग्रेस का चुनना, कौन सी विचारधारा? कोई बात नहीं, जुमले की बात खत्म हो गई। अब नहीं, इधर उधर की बात नहीं होती, अब इसी पर बात होगी आज। चलिए, कोई बात नहीं, बीजेपी का स्टैंड आ जाने दीजिए, सुन लेते हैं बीजेपी को भी सुन लेते हैं। आपकी बात आ गई, ठीक है। आलोक, आप सहमत है कांग्रेस पार्टी के विचार से? देखिए, ये बात सही है कि लोग पार्टी चुनते हैं और पार्टी की नीतियों पर वोट करते हैं, पार्टी के कार्यकलाप पर वोट करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे जनप्रतिनिधि खुद इतने कद्दावर होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती, और ऐसे लोग बिरले होते हैं, मतलब ड्रॉप इन द ओशन। लेकिन 99.9% लोग पार्टी को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि उसी में सम्मिलित होता है। देखिए, पिछले 2 चुनाव से आलोक, एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी में, एक सवाल है आलोक, इसके अंदर एक सवाल है। 1 मिनट जरा मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ सवाल, अभी मेरे समझ में नहीं आया, देश की समझ में आना जरूरी है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, अब जनप्रतिनिधि पार्टी पे वोट पड़ता है। चलिए आगे जी। देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ। हाँ, 2014 और 2019 के चुनाव में लोगों ने ये नहीं देखा कि जनप्रतिनिधि कौन है। उन्होंने उनके मन में उन्होंने ठान लिया था कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही सुनना चाहता था आपसे, यहाँ पार्टी नहीं थी, यहाँ पर नरेंद्र मोदी थे। अब आप बताइए, आप अब यहाँ पार्टी नहीं थी, नरेंद्र मोदी थे। आप एक चीज भूल कर रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पार्टी के अलग उनकी कोई छवि नहीं है कि हाँ जी वो कोई अपना पार्टी में जैसे क्रिकेट टीम में तेंदुलकर है, तो वो पार्टी के क्रिकेट टीम के मेंबर हैं। आप इस चीज को नोट कीजिए। और हम लोगों की पार्टी में जो कोई भी है वो पहले एक पार्टी का वर्कर है सच्चा, उसके बाद वो कुछ है। अच्छा, एक नियंत्रण है। हमारे यहाँ आपने देखा कोई बगावत की चीज, कोई इस तरीके की बातें जो आपको अच्छा ना लगे। हमने इतने मुख्यमंत्री बदल दिए, चू तक नहीं हुआ। हमने इतने एमपी को एमएलए लड़ा दिया, चू तक नहीं हुआ। हम इतने एमएलए को एमपी लड़ा रहे हैं, चू तक नहीं हो रहा है। डिसिप्लिन वर्कर कैडर को जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश मिलेगा वो सिर माथों पर। सब लोग चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, लेकिन मिलता किसी एक को ही है। जब तक हमको नहीं मिला है,
सब लगे रहते हैं टिकट पाने की होड़ में, अपनी अपनी जुगत लगाते हैं। लेकिन जब टिकट मिल गया किसी को तो वो दूल्हा हम सब बाराती। ठीक, चलिए आज कम से कम जो है एक पिक्चर क्लियर हो गई है, पूरे देश को समझ में आया कि अब राजनीति ने किस तरीके से करवट ली है और इलेक्शन का जो तरीका है वो बदल गया। अब पहले जो है जनप्रतिनिधि चुने जाते थे, अब पार्टी चुनी जाती है, पार्टी के नाम पर वोट पड़ता है और पार्टी जिसको चाहेगी उसको चुनाव लड़ाएगी और उसके बाद जो चीजें बदल गई। ये परंपरा पहले से थी। नेहरू जी का एक ऑरा था जी, इंदिरा गांधी जी का एक ऑरा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऑरा था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, आपने इंदिरा गांधी का और नेहरू जी का जिक्र कर दिया। आप सहमत हैं कि ये इन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी, नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने जिक्र किया लोक ने कि इनके नाम पे पहले वोट पड़ा करते थे, जमीनी नेता नहीं हुआ करते थे। तो यानी कि इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, वो हमेशा एक व्यक्ति के चेहरे को ब्रांड के रूप में बनाती है। चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो जो है समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हो या फिर जयंत चौधरी हो या इस तरह के जितने भी ढेरों नाम है, ऐसी तेजस्वी यादव है, ऐसी नीतीश कुमार है, इनके नाम पर इलेक्शन हो रहा है। यानी कि बाकी के जितने भी पीछे नेता हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए, आप परिवारवाद की पार्टी को, नहीं मैं परिवारवाद की बात ही नहीं कर रहा, मत जोड़िए। मैं तो एक व्यक्ति के कद की बात कर रहा हूं। कद की बात है, वो परिवारवाद वाले लोग हैं। अच्छा, अभी आपने नेहरू का जिक्र किया, इंदिरा का जिक्र किया, आपने नेहरू का इंदिरा का जिक्र किया नहीं किया? जिसको आप भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का नाम लेती है, वहां नहीं था परिवारवाद। मैंने आपको कहा ना कि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस में परिवारवाद दशकों से चला आ रहा है, लेकिन नेहरू जी का एक करिश्माई व्यक्तित्व था, इंदिरा गांधी जी का एक करिश्माई व्यक्तित्व था, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। चलिए, आपने बड़े अच्छे ढंग से मेकअप किया चीज को। करिश्माई व्यक्तित्व था, परिवारवाद है लेकिन करिश्माई व्यक्तित्व था। बाकियों का करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है, परिवारवाद है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, आपकी बात मान ली हमने। फिलहाल हम भिंड और मुरैना और ग्वालियर पर लौटकर आ जाते हैं जहां पर ये सब कुछ चल रहा है। और तो यहाँ के ये चुनाव है इस बार काफी इंटरेस्टिंग है, त्रिकोणीय मुकाबला है। अब देखते हैं कि लोग यहाँ पर, आप ही की बकौल आपके, तो ये जितने भी ये शिवमंगल सिंह है, भारत सिंह है या जितने भी प्रत्याशी सबको छोड़ देते हैं, पार्टी पे बात करते हैं। तो पार्टी जो है, लोग बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे? राकेश सिंह यादव, तो इस बार जो है कि इस बार की लड़ाई जो है, जैसे आप कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है हमारी, और हम कांग्रेस पार्टी से हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस बार कितनी कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को? यहाँ पर आप जिन तीनों सीटों की बात कर रहे हैं, वह हमें यह भरोसा है कि तीनों सीटें हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। उसके पीछे की जो वजह है, वो सबसे बड़ी वजह तो प्रधानमंत्री जी का भाषण है, जो अपने सारे भाषण है, विकास को छोड़कर कभी मंगल सूत्र, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, कभी घुसपैठी है, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी की एक लाइन निकाल के उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाले, इस तरह के बयानों ने स्वयं प्रधानमंत्री को हार की कगार पर पहुंचा दिया है और भाजपा को हार की कगार पर दिया। सवाल ये है कि 3 सीटों पे जो आप बार बार मंथन कर रहे हैं कि क्या होगा, तो वह सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया फैक्टर भी काम करता है। जो कांग्रेस के कभी नेता हुए थे, आज बीजेपी में सीएम बनने गए थे, सीएम नहीं बन पाया, संघर्ष कर रहे हैं गुनाम रूप से, सही प्रचार करने नहीं जाता। तो ये सारी स्थिति इसमें काउंट होंगी उन सीट के रिजल्ट में। और तीनों सीट के जो लोग हैं, जो उनका स्वभाव है, नेचर है, वो धोखे को पसंद नहीं करते, चाहे धोखा स्थानीय स्तर पर दिया गया हो या प्रधानमंत्री ने जो अपने शब्दों में अनेक झूठ बोले, वो भी वहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस तीनों सीट वहाँ से जीतेगी। चलिए ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उससे लोग नाखुश हैं, मतलब उनको इत्तेफाक नहीं रखते कि ऐसी बातें प्रधानमंत्री को नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसा आपको लगता है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी फायदे में जाती हुई दिखाई देती है, ऐसा आप मानते हैं, है ना? यही कह रहे हैं ना? चलिए, आलोक, आप अगर काउंटर करना चाहें इसके ऊपर, जिस तरह से प्रधानमंत्री की भाषा शैली पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। देखिए, आज देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अगर सबसे बड़ा क्राउड पुलर इस देश में आज की डेट में कोई नेता है करिश्माई व्यक्तित्व का, जिसके पीछे जनता
जिसके पीछे लुभान्वित है और जिसको जनता दिल से चाहती है, उस शख्स का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मोदी जी को जब लोगों ने तीसरी बार ठान लिया है कि प्रधानमंत्री में देखना चाहते हैं, तो ये सब बातें जो पॉलिटिकल है ये चलती रहती है। कांग्रेस भी कुछ कुछ कहती है, बीजेपी भी कुछ कुछ कहती रहती है। इन टोटलिटी देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहने का मन बना लिया है और नरेंद्र मोदी को वो हर हालत में अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और रही बात इंडी गठबंधन की, तो यादव जी विद्वान आदमी हैं, लेकिन देश को दिग्भ्रमित भी कर दिए है ये लोग। 6-6, 7-7 मैनिफेस्टो देश के सामने इनके साथ वालों ने रख दिया है। तो जनता तो ये पूछेगी ना कि अगर ये मान लीजिए किसी सूरत में जिसकी कोई संभावना नहीं दिखती है दूर दूर तक, इंडी गठबंधन अगर आ गई इस पोजीशन में कि वो सरकार बना सके, तो इन 6-7 मैनिफेस्टो में से कौन सा मैनिफेस्टो लागू होगा? चलिए, किस दिशा में, नहीं, एक बड़ा सवाल है, किस दिशा में देश आगे जाएगा? हाँ। एक शुरू से एक परंपरा रही है, आज की डेट में गठबंधन एक आवश्यक भावी चीज हो गई है। हर दल को गठबंधन करके आगे चलना पड़ रहा है। तो कम से कम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो हो, एक साझा न्यूनतम प्रोग्राम तो देश को बताए। ये तो अभी तक वही बताने की स्थिति में नहीं है। चलिए, कोई 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहा है, कोई 30 लाख नौकरी की बात कर रहा है, कोई 3,000 देने की बात कर रहा है महिलाओं को, कोई MSP लागू करने की बात कर रहा है। तो अगर ये मान लीजिए सत्ता में भी आ जाते हैं, तो इन सबका कौन सा मैनिफेस्टो लागू होगा? देश को दिग्भ्रमित करके आप सत्ता में कतई नहीं आ सकते। चलिए, ठीक है। कल राकेश जिस तरीके से कह रहे हैं आलोक, भाई एक कॉमन तो मिनिमम प्रोग्राम होता। अगर आप बाई चांस, इनका कहना है बाई चांस अगर आप जीत कर आ गए केंद्र में, तो किसका मैनिफेस्टो लागू होगा? देखिए, जब देश के सामने वोट के लिए जाया जाता है, तो जब गठबंधन होता है, हर पार्टी को संविधान के तहत अपना एजेंडा रखने का होता है। जब सरकार बनती है, गठबंधन सत्ता में आता है, तो उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है। ये शुरू से होता आया है। बीजेपी जैसा अपना प्रोग्राम बना के दूसरे दलों को थोपना और उनको दादागिरी करना, ये कांग्रेस कभी ना पहले करती थी यूपीए के समय, ना अभी किया है। इंडिया सत्ता में आएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होगा। प्रमुख मांगे सभी दलों की 3 प्रमुख मांगे, जिसमें जो फूड फ्रंट के, जिसमें रोजगार है, किसानों की MSP है और महिलाओं से सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, ये प्रमुख हैं। इसके लिए ही संघर्ष किया जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा परेशानी युवाओं की है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाना है, प्रधानमंत्री पद से हटाना है। इस देश में हमेशा प्रधानमंत्री का सम्मान रहा है। जो माननीय प्रवक्ता बोल रहे थे, देश पूरा सम्मान करता प्रधानमंत्री का, सभी करते हैं, लेकिन भाजपा के नेता के रूप में नहीं करते। वहाँ वो असफल रहे, वहाँ उनकी असफलता के कारण देश का रुपये का मूल्य समाप्त हो गया है। 9 साल में हम कहाँ से कहाँ आ गए। कई मामले ऐसे हुए जो बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, देश सब जानता है। नौकरियों से लेके, कोविड सीट से लेके, चंदे से लेके, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लेके, तमाम मामले। तो ये सब लोग समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक दिन सुन के भूल जाते हैं, उससे सोचते भी है, विचार भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो मतदान कम हुआ है, अगर प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय होते तो 80% मतदान पहले दूसरे चरण में होना था, बल्कि 90% होना था। इतना काम कर दिया। लोग घर से निकल के दौड़ पड़ते कि नहीं, इस देश को यही प्रधानमंत्री चाहिए। हुआ क्या, उल्टा 10% मतदान कम हो गया। वजह क्या है? अब वजह का वर्गीकरण करते रहे कि साफ और सीधी वजह तो यही लग रही है कि देश बीजेपी को चाहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के रूप में वो देश को स्वीकार नहीं। चलिए, ठीक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज का भी आपने जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है, मतलब वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो है आपकी पार्टी भी कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रही होगी ना? वोटिंग परसेंटेज बढ़े, आपको कम वोटिंग में फायदा? आपको नहीं, फायदा नुकसान नहीं है। वोटिंग परसेंटेज सबने कोशिश की, लेकिन एक
हार्ड कोर वोटर जो होता है, जो आगे बढ़ के वोट करता है बीजेपी के लिए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं देश में हर वोटर की नहीं कर रहा। वो हार्ड कोर वोटर भी आज परेशान हो चुका है, उसके घर में नौकरी नहीं है, बच्चे परिवार के लोग बेकार हैं, तो वो जो निकलता है तेजी से, वो इस बार निकला है, तो इसका नुकसान सीधा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। और वो कहीं ना कहीं वोट सीटों में कन्वर्ट होंगे, तो 2004 जैसा नजारा आपको फिर देखने को मिल सकता है कि इंडिया शायद धीरे धीरे उसका सूरज अस्त हो गया। चलिए ठीक है, मतलब आप पूरी तरह से आशान्वित हैं। ठीक है, आलोक, कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है चौंका सकती है। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि अंडर करंट है, कि लोग नाराजगी तो है लोगों के अंदर। देखिए, हाई परसेंटेज पर तो सुना था कि एंटी इनकम्बेंसी लागू होता है, लो परसेंटेज पे तो पहली बार सुन रहा हूं। अरे लोग जान रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। थोड़ा ये जो कंप्लीसेंट फैक्टर है, इससे हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है कि लोग ये मान के चल रहे हैं मोदी जी तो आ ही रहे हैं, चलो हम नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा। ऐसा कुछ शाइनिंग इंडिया के वक्त हुआ था, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। बिल्कुल। तो हमने इस चीज को आंक लिया है। आपने देखा सेकेंड राउंड में प्रतिशत बढ़ा, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स राउंड तक हमारे वर्कर मिल गए हैं घर घर से मतदाताओं को अपील कर बाहर निकालने के लिए। और जो इसका डैमेज कंट्रोल है, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम कटिबद्ध हो चुके हैं। वर्कर हमारा कटिबद्ध हो चुका है। हमारे नेताओं के भाषणों में भी इस तरीके की अपील की जा रही है। तो इस सब का मिला जुला असर होगा, और जो लक्ष्य को हम लेके चले हैं हम उसकी पूर्ति करेंगे। चलिए, वैसे एक देखा जाए आलोक, कमोबेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी दोनों की लोकप्रियता या रणनीति या कार्यशैली लगभग एक जैसी है। वो भी जो है बिजनेस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहर के इन्वेस्टर्स, इसी पर फोकस करते थे। जैसे सड़कों का जो आप जाल बिछा रहे हैं, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, चतुर्भुज योजना। हाँ, वो सब उन्हीं का था, उसी को वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी भी। वो भी जो है अपने पॉपुलैरिटी के पायदान पर बहुत ऊंचाइयों पर थे, और लगता था कि देश जो है डेवलप हो गया है, पावरफुल हो गया है, सब कुछ हो गया है। और इतने आशान्वित थे कि शाइनिंग इंडिया का नारा देते हुए 6 महीने पहले चुनाव करा लिए उन्होंने, है ना, जिसके लेकर ये कहती है कांग्रेस कि, और उसके बाद वो स्थिति आपके सामने है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे ही ये कह रही है इस बार कांग्रेस कि नरेंद्र मोदी भी उसी तरह से अति आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और वही होगा इस बार भी। अब वो पता चलेगा 4 जून को ऐसा होता है या नहीं होता है, या आप उस गलती को दोहराते हैं या नहीं दोहराते हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं आलोक आपसे, कि आपकी जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत छाप है, असर दिखाई देता है, जो मैंने आपसे बात कही। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा। अटल जी का एक अपना व्यक्तित्व था, मोदी जी का एक अपना व्यक्तित्व है। अटल जी जो कुछ भी किया उन्होंने देश के लिए, 24 दलों को साथ लेकर चलने की कवायद में महारत थी उनकी। हर दल, चाहे वो हमारा ऑपोजिशन क्यों ना हो, उसमें भी वो मान्य थे। नरेंद्र मोदी जी की छवि दूसरी है। ये 18 घंटे काम करने वाले व्यक्तित्व हैं, और जो ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं। इन्होंने देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया है, और 2047 तक की सोच के साथ रणनीति बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले भविष्य में भारत विश्व पटल पर एक चमकता दमकता, मजबूती से खड़ा डेवलप नेशन मिलेगा। चलिए,
फिलहाल 60 साल तक जितना खोखला किया कांग्रेस ने इस देश को, 3,82,000 अरब डॉलर के घोटाले सारे मिला के हुए, उससे देश को ऊपर उठाना ये किसी करिश्माई और ईमानदार व्यक्तित्व के कर्मठ आदमी के द्वारा ही किया जा सकता है। चलिए ठीक है। राकेश, जिस तरीके से कह रहे हैं आलोक, लास्ट कमेंट है आपका ये, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिएगा कि आपने 60 साल में देश को खोखला कर दिया और वहां से उसको ठीक करना, रिपेयर करना, ऊपर तक लेकर आना, ये बहुत मेहनत का काम है। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है। अभी तुलना की जा रही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी में और नरेंद्र मोदी में। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक उदारवादी और संस्कारी नेता थे, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह और जिद्दी नेता है, इसलिए देश के किसी दल को स्वीकार्य नहीं है। अभी इन्होंने खुद स्वीकार करा कि 24 दल को चलाते थे, या 2 दल भी उनको स्वीकार नहीं करते। एक तानाशाह और एक उदारवादी नेता एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं। अटल जी ने उनको सिखाया था कि राजधर्म का पालन कैसे करते करिए, लेकिन उन्होंने नहीं करा था। तो दुर्भाग्य रहा था नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने अटल जी की बात को भी नहीं माना था। ये देश इन बातों को भूला नहीं है, देश के सामने है। घोटालों की बात करना, ये करना, ये तो इससे बड़े बड़े घोटाले कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। 70 साल में अगर जो कुछ भी हुए होंगे इसे, वो भी कहीं भी नहीं लगते। 2 साल में तो पूरा देश ही बेच दिया है, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे से लेकर सब कुछ बेच दिया है। अब हाथ में कुछ नहीं बचा है। लोग ताली और थाली बजा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वोट देके कब इनको सत्ता से बाहर करें। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने हमें ये समय दिया, महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। भिंड, मुरैना और ग्वालियर की सीट पर तीसरे चरण में मतदान होंगे 7 मई को, और 7 मई के बाद 4 जून को तय हो जाएगा कि भिंड मुरैना की चुनाव कैसा हुआ, जनता ने किस तरीके से वोट डाला। जैसा कि दोनों प्रवक्ता कह रहे हैं कि पार्टियों के आधार पर अब मतदान होता है, प्रत्याशियों के आधार पर नहीं होता है। पार्टियों को लोग चुनते हैं, जनप्रतिनिधि जो है पार्टी बनाती है, जनता नहीं बनाती है। ये आज का इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। ये सभी को समझना होगा कि यदि पार्टी ही जनप्रतिनिधि बनाती है और पार्टी को ही वोट पड़ते हैं, तो फिर जनता को समझना है और जानना है, सोचना आपको है, समझना आपको है। यानी कि अब राजनीति बदल गई है और लोकतंत्र की परिभाषा में ये एक अलग तरह की नई चीज निकल कर आई। शायद इसीलिए हर पार्टी के अंदर एक नेता कहता है कि मुझे देखो और वोट दो। तो ये एक तरीके से नई तरह की संस्कृति या फिर नई तरह की परिपाटी या फिर एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, और जो अपनी जड़ें काफी तेजी से जमाती चली जा रही है। फिलहाल भिंड, मुरैना और ग्वालियर, यानी ग्वालियर अंचल जो चंबल संभाग है, वहां पर किस तरह से चुनाव होगा और त्रिकोणीय मुकाबला होना है। जो बागी हैं, जो बसपा में चले गए हैं और चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि जो गए हैं छोड़कर पहले चुनाव हार चुके हैं, उनको पार्टी ने जब चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा तो दूसरी पार्टी में जाके क्या कर लेंगे। बसपा के पास में कोई उम्मीदवार नहीं था तो वहां से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब किसको कितना फायदा है, कितना नुकसान है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कितना फायदा नुकसान हुआ इस त्रिकोणीय मुकाबले में, वो जो है 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।